सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह का कानून एक बार पुनः चर्चा में आ गया है। और कारण है कि कंगना रनौत के एक केस में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार से असहमत होना या सरकार के लाइन पर नहीं चलना आजकल राजद्रोह के नाम पर केस कर देने का फैशन बन गया है। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि यह टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट की है। इफ एनीबडी डज नॉट फॉल विद इन द लाइन ऑफ गवर्नमेंट विल दैट बी सेडिशन, ये क्वेश्चन मुंबई हाई कोर्ट ने किया है। और ये किया है जब वो कंगना रनौत का केस मुंबई हाई कोर्ट सुन रहा था। और मुंबई हाई कोर्ट ने एक जो ट्रेंड हो गया है कि किसी भी ऑफेंस के लिए सेडिशन यानी राजद्रोह का जो कानून है, जो इंडियन पैनल कोड के 124 ए में है, उसके तहत एफआईआर जो दर्ज किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए जानना कि आखिर राजद्रोह का कानून है क्या। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल यदा क्यदा हर एफआईआर में राजद्रोह का जो सेक्शन है 124 ए, उसके लिए उस पर उसको लगा दिया जा रहा है, अन्य धाराओं के साथ उसको भी लगा दिया जा रहा है। और मुंबई हाईकोर्ट ने सरप्राइज व्यक्त किया है एक तरह से एफआईआर में जो बांद्रा पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ ऐड किया है और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ कम्युनल ट्वीट को लेकर उस पर ये बात आया है। इसके पूर्व भी ये बात महत्वपूर्ण हुआ है क्योंकि बिहार की निचली अदालत ने जो चर्चित इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा और 49 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया था और उसका निर्देश दिया था एफआईआर करने के लिए। और उनका दोष क्या था, रामचंद्र गुहा और अन्य लोगों का, उन्होंने प्रधानमंत्री को भीड़ के संबंधी हिंसा और मॉब लिंचिंग पर चिंता जाहिर की थी, मॉब लिंचिंग पर, और एक चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री को, जिसमें आरोप लगाया था कि इस पत्र से अंतर्राष्ट्रीय और क्या इस अदालत ने निर्णय दिया था उस याचिका की सुनवाई करते हुए कि इस पत्र से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजद्रोह से जुड़ी जो धारा है 124 ए को चर्चा का विषय बना दिया और वर्तमान समय में इस कानून के प्रासंगिकता पर विचार करना अनिवार्य हो गया है। तो क्या है 124 ए और जो राजद्रोह का कानून है, उस पर आज मैं बात करने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है कि आखिर राजद्रोह का कानून क्या है। तो भारत में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड की धारा 124 ए में परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि बोले या लिखे गए शब्दों, ध्यान दीजिएगा, बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा कुछ दिखाकर विजुअल माध्यम से जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष यानी डिसअफेक्शन उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा दोनों दंडित किया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना। धारा 124 ए के तहत असंतोष, डिसअफेक्शन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है घृणा और घृणा संबंधी सभी प्रकार की भावनाओं से है। आईपीसी की इस धारा में 124 ए में स्पष्ट किया गया है कि सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध नहीं है। लेकिन आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध तो नहीं है, स्पष्ट है धारा में, लेकिन पुलिस एफआईआर में इस धारा को लगा रही है जब आलोचनात्मक टिप्पणी हो रही है। मात्र फिर भी भारत में राजद्रोह एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, अर्थात इसके तहत गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह का भी कोई प्रोविजन नहीं है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 124 ए के अनुसार यह एक गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा गया है इसको। इस धारा के तहत सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि अपराध सिद्ध न हो जाए, एक इंपॉर्टेंट बात है।
इस मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के दौरान जिस व्यक्ति पर भी राजद्रोह का आरोप लगता है उससे उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा इस दौरान वो कोई भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त नहीं कर सकता। साथ ही उसे समय समय पर कोर्ट में हाजिर भी होना पड़ता है। तो आप जाने कि राजद्रोह में कितना सजा मिलता है, जो मैंने आपको बताया। और एक इतिहास की अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का उपयोग किया था कई स्वतंत्रता सेनानियों को एक तरह से दोषी ठहराने और सजा देने के लिए। और सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग 1891 में 1891 में एक अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के विरुद्ध किया गया, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक लेख लिखा था। उल्लेखनीय है कि इस कानून के तहत महात्मा गांधी पर भी यंग इंडिया में उनके लेखों के कारण राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। राजद्रोह कानून को लेकर गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी का कहना था, आईपीसी की धारा 124A नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है कानून है। हिंदुस्तान में राजद्रोह का केस पहली बार अगर आप देखें तो बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ चलाया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने और आतंक कायम करने के लिए इस कानून का जमकर दुरुपयोग किया था। आजादी के बाद भी इस कानून का दुरुपयोग बंद नहीं हुआ। सत्तारूढ़ सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल करके आम जन की आवाज को दबाने का काम किया और इस प्रकार यह कानून शुरू से ही विवादों में रहा और अब तक इस पर विवाद बना हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात इतने सदी हो गए फिर भी। तो क्या निरस्त होना चाहिए जो राजद्रोह का कानून है? एक महत्वपूर्ण बात है। विरोधियों का कहना है, राजद्रोह के कानून के जो विरोध करते हैं, अपोनेंट हैं, उनका कहना है कि यह गांधी दर्शन के मूल सिद्धांत असंतोष का अधिकार की अवहेलना करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट वन। पंडित नेहरू ने संसद में स्पष्ट किया था कि धारा 124A का संबंधित दंडात्मक प्रावधान अत्यधिक आपत्तिजनक और अप्रिय है एवं जितनी जल्दी हम इसे छुटकारा पाले उतना ही बेहतर होगा। धारा 124A औपनिवेशिक विरासत का एक अवशेष है और एक लोकतंत्र में अनुपयुक्त है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से गारंटी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सरकार की आलोचना हो, उसके प्रति असंतोष को भी स्थान दिया जाए, परंतु कई बार इस कानून के गलत प्रयोग कानून का गलत प्रयोग होता है, ऐसा संभव नहीं होने देता। ब्रिटिश जिन्होंने सर्वप्रथम इस कानून को लागू किया था, इंग्लैंड ने, उसने स्वयं ही इस कानून को समाप्त कर दिया, जिसके कारण हमारे पास भी कोई कारण नहीं बचता है, ऐसा अपोनेंट कहते हैं। उनका कहना है कि ये सदियों पुराने इस पुराने कानून को हम क्यों आज भी ढोएं। कई बार देश में राजद्रोह कानून के अनुचित प्रयोग की बात भी सामने आई है। गृह मंत्रालय का जो आंकड़ा है, यूनियन होम मिनिस्ट्री का, वो बताता है कि 14 से 16 के बीच इस कानून के तहत कुल 179 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनमें से केवल 2 लोगों पर ही जो आरोप था वो सिद्ध हो पाया। आज सरकारों के बीच यह कानून इतना लोकप्रिय हो गया है, इतना लोकप्रिय हो गया है कि तमिलनाडु के कुंडमकुलम में एक गांव पर इसलिए देशद्रोह का कानून थोप दिया गया क्योंकि वे वहां परमाणु संयंत्र लगाने जाने के पक्ष में नहीं थे। तो बहुत पॉपुलर ये कानून हो गया है आवाज दबाने का। जैसे ब्रिटिश दबाते थे स्वतंत्रता सेनानियों का, आज की सरकारें भारतीयों का दमन करती है इस कानून का सहारा लेकर। मुंबई हाईकोर्ट ने सही कहा कि सरकार की बात न माने, असहमत हो तो राजद्रोह का केस ठोक दिया जाता है। एफआईआर में 124A भी लागू कर दिया जाता है। 2014 में झारखंड में तो विस्थापन का विरोध कर रहे आदिवासियों पर भी देशद्रोह का कानून लगाया गया था। अब जो पक्ष में है, ये तो विरोधियों के था, जो पक्ष में है, जो कहते हैं कि नहीं ये कानून रहना चाहिए, उनका क्या कहना है कि जो ये धारा है आईपीसी की 124A में राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने की क्षमता है। एक स्ट्रॉन्ग लॉ है जो एक्चुअली डिटरेंस पैदा करता है। डिटरेंस के लिए लॉ, जो अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनकी क्षमता है। ये एक डिटरेंट लॉ होना चाहिए जिससे वो लोग डिटर करें। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है। कई बार षड्यंत्र अंदर ही अंदर चलता रहता है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, तमाम सी बातें हैं। तो ये एक तरह से ऐसे प्रयास से बचाता है। विदित हो कि कानून द्वारा जो स्थापित सरकार है उसका स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता की अनिवार्य शर्त है।
प्रोपोनेंट ये भी कहते हैं इस कानून के समर्थक कि यदि अदालत की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई सही है तो फिर अवमानना की कार्रवाई करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं और इसे निपटने के लिए कानून आवश्यक है। अब विधि आयोग का क्या कहना है, जो लॉ कमीशन है उसके बारे में भी आप समझिए। 1968 में 39th रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि इसके निरस्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। आईपीसी में जो ये धारा है उस पर विचार किए। 71 में 42वीं रिपोर्ट विधि आयोग ने पुनः दिया और कहा कि संविधान विधायिका और न्यायपालिका को कवर देने के लिए इस खंड का दायरा बढ़ाया जाए, यानी थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लिया। अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र कंसल्टेशन लेटर जारी किया जिसमें सिफारिश की गई थी कि यह समय देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर पुनः विचार करने और उसे निरस्त करने का है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो सुप्रीम कोर्ट ने और राजद्रोह कानून को लेकर सवाल उठता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या उसके खिलाफ नहीं है राजद्रोह का कानून 124A। एक इंपॉर्टेंट बात है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिप्लाई किया था, जवाब दिया था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 5 सदस्यीय खंडपीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, कि सरकार के कामकाज की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। अगर किसी के भाषण या लेख से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर समाज में अराजकता नहीं फैलती है तो ये कतई राजद्रोह नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को हिंसा या अराजकता फैलने या फिर कानून व्यवस्था खराब होने पर ही आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का आरोपी बनाया जा सकता है। यदि हिंसा फैलता है, अराजकता फैलता है, कानून व्यवस्था बुरी तरह खराब होती है, तभी 124A लगाया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देने से इनकार किया था। कहा था कि ये रहेगा, इसका सही ढंग से लागू होना चाहिए। क्या हो आगे का रास्ता? तो देशद्रोह या राजद्रोह की परिभाषा को संकीर्ण किया जाना चाहिए। अभी बहुत व्यापक है, इसलिए इसका दुरुपयोग होता है, जिसमें केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता जैसे विषय शामिल हो। अगर कोई क्षेत्रीय अखंडता का हनन करता है, डाइल्यूट करता है, संप्रभुता जो भारत की सोवरेनिटी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, उसको छनन करने की कोशिश करता है, तो लगाया जा सकता है राजद्रोह। सरकार या सरकार की नीतियों की आलोचना करना कतई राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है, इसलिए कानून में संशोधन की जरूरत है, उसको और छोटा करने की आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया जाए तो आप लगाइए, लेकिन सरकार की आलोचना पर नहीं लगाना चाहिए। नागरिक समाज को राजद्रोह कानून के मनमाने उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एक क्वेश्चन है मेरा आप सबों के लिए, अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपना विचार दें कि राजद्रोह कानून क्या है। आप लिख सकते हैं, मैंने इस वीडियो को देखकर आप इसका आंसर बना सकते हैं, क्योंकि पूरा आंसर इसमें दिया हुआ है। आप पॉज करके भी एक एक लाइन को देख सकते हैं कि राजद्रोह कानून क्या है। व्हाट इज सेडिशन लॉ दैट इज गिवन इन आईपीसी अंडर सेक्शन 124A। क्या आप इस बात से सहमत हैं और कहां तक सहमत हैं कि राजद्रोह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अघोषित पहरा है? कहां तक आप समझते हैं कि अघोषित पहरा है? तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों उठा है? क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार के लाइन में आप नहीं हैं तो राजद्रोह का कानून एफआईआर में शामिल कर लिया जाता है, वो भी धारा। कंगना रनौत पर किया गया है, इसके पहले इतिहासकार पर, जैसा कि मैंने बताया, किया है। तो समय है राजद्रोह के कानून को समझने का। देश की एकता को कोई अस्थिर करे, अखंडता को अस्थिर करे, संप्रभुता का हनन करे, टेररिस्ट एक्टिविटी है, आप लगाइए। लेकिन सरकार की आलोचना कोई कर रहा है तो राजद्रोह का कानून उस पर आप ठोक दे, ये कहां के लिए न्यायोचित है? प्रश्न सिर्फ इतना ही है। तो एक आम नागरिक को तो जानना ही चाहिए कि राजद्रोह का कानून क्या है, तभी वो समझ पाएगा और इस विषय को टेकअप कर पाएगा। ये वीडियो आपको NKT IAS, NKT वर्ल्ड की ओर से प्रस्तुत किया गया। और कैसा लगा ये आपके साथ जो ज्ञान मैंने शेयर किया, ये जो इंफॉर्मेशन शेयर किया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल और वीडियो को जितना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।